सेक्शन 15 में एंडोर्समेंट के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला यानी उसका मेकर या उसका धारक यानी बेरर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सामने या पीछे की तरफ या फिर उस इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाए गए कागज पर मेकर के रूप में नहीं बल्कि अन्य रूप से उस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएशन करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर करता है या फिर एक स्टैम्प पेपर पर इसी उद्देश्य से हस्ताक्षर करता है और वो उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाने की मंशा से हो, तो ये हस्ताक्षर उस इंस्ट्रूमेंट को आगे एंडोर्स करने के उद्देश्य से माने जाएंगे और वो हस्ताक्षरकर्ता उस इंस्ट्रूमेंट का एंडोर्सर कहलाएगा। सेक्शन 16 में ब्लैंक एंडोर्समेंट का उल्लेख है। इसके अनुसार यदि एंडोर्सर उस इंस्ट्रूमेंट के एंडोर्सर की कैपेसिटी में सिर्फ अपने हस्ताक्षर करता है और कुछ नहीं लिखता, तो इसे ब्लैंक एंडोर्समेंट कहा जाएगा। सेक्शन 16 में ही एंडोर्समेंट इन फुल का भी उल्लेख है। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट का एंडोर्सर अपने हस्ताक्षर के साथ इंस्ट्रूमेंट में उल्लिखित व्यक्ति या उस व्यक्ति के आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट की राशि अदा करने का आदेश भी देता है, तो इसे एंडोर्समेंट इन फुल माना जाएगा। सेक्शन 49 के अनुसार किसी ब्लैंक एंडोर्समेंट वाले इंस्ट्रूमेंट का होल्डर उस इंस्ट्रूमेंट पर अपने हस्ताक्षर किए बिना पूर्व के एंडोर्सर के हस्ताक्षर के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का नाम एक एंडोर्सी के रूप में लिखकर उसे भुगतान प्राप्त करने का आदेश दे सकता है। यानी दूसरे शब्दों में उस ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल एंडोर्समेंट बना सकता है और इस प्रकार वो होल्डर उस इंस्ट्रूमेंट के एक एंडोर्सर होने के दायित्व से बच जाता है। सेक्शन 54 के अनुसार क्रॉस चेक के बारे में निहित प्रावधानों के अधीन यदि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ब्लैंक एंडोर्स कर दिया जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट उसके धारक को देय होगा यानी पेएबल टू बेरर होगा, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट मूल रूप से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना रहा हो। यदि ब्लैंक एंडोर्स किए गए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की फुल एंडोर्समेंट की जाए, तो जिस पार्टी के पक्ष में वो फुल एंडोर्समेंट की गई है या अन्य कोई व्यक्ति जो इस एंडोर्सी से स्वामित्व लेता है, उन्हें छोड़कर अन्य कोई भी उस फुल एंडोर्समेंट करने वाले एंडोर्सर से राशि की वसूली नहीं कर सकता है। सेक्शन 35 में एंडोर्सर की जिम्मेवारी यानी लायबिलिटीज का उल्लेख है। इसके अनुसार किसी अन्य अनुबंध के अभाव में जब भी कोई व्यक्ति किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले एंडोर्स करके आगे किसी और को दे देता है और उस एंडोर्समेंट में एंडोर्सर ने अपनी लायबिलिटी को शून्य या कंडीशनल नहीं बनाया है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की राशि का ड्रॉइंग स्वीकारकर्ता या मेकर द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में यानी इंस्ट्रूमेंट के डिसऑनर होने की स्थिति में वो एंडोर्सर अपनी एंडोर्समेंट के बाद उस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हर व्यक्ति के प्रति जिम्मेवार होगा और उन्हें हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई भी करेगा, बशर्ते एंडोर्सर को इस डिसऑनर का बाकायदा नोटिस दिया गया हो और उसे वो नोटिस मिला भी हो। ऑन डिमांड पेएबल इंस्ट्रूमेंट के अनुरूप उसके डिसऑनर होने पर उस इंस्ट्रूमेंट के सभी एंडोर्सर इसी प्रकार जिम्मेवार होंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 40 के अनुसार जब किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर अपने एंडोर्सर की अनुमति के बिना एंडोर्सर के पूर्व पार्टीज के अगेंस्ट उस एंडोर्सर के अधिकारों को नष्ट कर देता है, तो वो एंडोर्सर इंस्ट्रूमेंट के होल्डर के प्रति अपने हर दायित्व से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसा कि वो इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट के बाद होता। सेक्शन 41 के अनुसार किसी ऐसे एंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज या स्वीकारकर्ता जो ये जानता हो कि उसके स्वीकार करते समय उस बिल की पहले फोर्स्ड यानी धोखाधड़ी से एंडोर्समेंट हुई हो या उसके पास उस फोर्स्ड एंडोर्समेंट को जानने का कारण हो, तो वो एक्सेप्टर यानी स्वीकारकर्ता बाद में इस कारण से दायित्व मुक्त नहीं हो सकता कि इस बिल पर तो फोर्स्ड एंडोर्समेंट हुई है। आइए इसी क्रम में
विभिन्न प्रकार के एंडोर्समेंट को भी जान लिया जाए। सेक्शन 52 में सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट का वर्णन है। इस सेक्शन के अनुसार यदि किसी इंस्ट्रूमेंट का एंडोर्सर एंडोर्समेंट करते समय इस बात का उल्लेख कर देता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के डिसऑनर होने के केस में उसकी एक एंडोर्सर के रूप में कोई जिम्मेवारी नहीं होगी और ये एंडोर्समेंट विदाउट रिकोर्स यानी इंडोर्सी के अपने रिस्क पर ही होगा, तो इस प्रकार के एंडोर्समेंट को सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट कहा जाएगा। एक और एंडोर्समेंट है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। जब कोई एंडोर्सर एंडोर्समेंट करते समय स्पष्ट रूप से उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर अपने कुछ अधिकारों को छोड़ देता है, तो इस प्रकार के एंडोर्समेंट को फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट कहा जाएगा। जैसे कि किसी इंस्ट्रूमेंट के डिसऑनर होने की स्थिति में एंडोर्सर को डिसऑनर का नोटिस प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु एक व्यक्ति इस प्रकार एंडोर्समेंट करता है कि पे टू एक्स और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, अर्थात एक्स को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य को भुगतान किया जाए और मैं डिसऑनर का नोटिस प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ता हूं, तो ये फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट है। एक है कंडीशनल एंडोर्समेंट यानी सशर्त एंडोर्समेंट। जब कोई व्यक्ति एंडोर्समेंट करते समय उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर स्पष्ट रूप से किसी स्थिति के पूरा होने पर ही अपनी जिम्मेवारी को सीमित करता है, चाहे वो स्थिति पूरी हो या नहीं, तो इस प्रकार के एंडोर्समेंट को कंडीशनल एंडोर्समेंट कहा जाएगा। सेक्शन 56 में पार्शियल एंडोर्समेंट के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर नेगोशिएशन के उद्देश्य से ये लिखना कि उस इंस्ट्रूमेंट पर लिखी कुल राशि में से कुछ राशि यानी पार्शियल अमाउंट अदा की जाए, तो ये वैध नहीं है। परंतु यदि वो राशि पार्टली पे कर दी गई है, तो इस बात का जिक्र करते हुए एक नोट उस इंस्ट्रूमेंट पर दिया जा सकता है और फिर शेष राशि के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया जा सकता है। सेक्शन 50 में एंडोर्समेंट के प्रभाव के बारे में बताया गया है। किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एंडोर्समेंट और डिलीवरी के द्वारा उस इंस्ट्रूमेंट के सभी अधिकार एंडोर्सी को मिल जाते हैं और वो एंडोर्सी उस इंस्ट्रूमेंट को आगे एंडोर्स भी कर सकता है, परंतु एंडोर्समेंट में स्पष्ट उल्लेख के द्वारा एंडोर्सी के अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है या कुछ अधिकारों को समाप्त भी किया जा सकता है या एंडोर्सी को एंडोर्सर का महज एजेंट भी बनाया जा सकता है या एंडोर्सी को एंडोर्सर या किसी अन्य व्यक्ति के बिहाफ पर इंस्ट्रूमेंट की राशि लेने का अधिकार मात्र दिया जा सकता है। एंडोर्समेंट के प्रभाव को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। एक व्यक्ति मिस्टर बी विभिन्न पेएबल टू बेरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर निम्न प्रकार से एंडोर्समेंट कर सकता है और सबका प्रभाव अलग अलग होगा, जो कि स्वयं स्पष्ट है। नंबर 1, पे द कंटेंट्स टू सी ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ सी को ही अदा किया जाए। नंबर 2, पे टू सी फॉर माई यूज, यानी यहां एंडोर्सी सी एंडोर्सर बी का एक एजेंट भर है जो उस राशि को बी के बिहाफ पर प्राप्त कर सकता है। नंबर 3 के अनुसार पे टू सी और ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ बी, यानी सी को या सी के आदेशानुसार किसी अन्य को एंडोर्सर बी के खाते के लिए अदा किया जाए। इस केस में एंडोर्सी सी को आगे एंडोर्समेंट करने का अधिकार भी दिया गया है। और नंबर 4 के अनुसार द विदिन मस्ट बी क्रेडिटेड टू सी, इसमें भी सिर्फ सी को ही अपने खाते में क्रेडिट कराने का आदेश दिया गया है। इन सभी एंडोर्समेंट्स में एंडोर्सी को उस इंस्ट्रूमेंट को आगे नेगोशिएट करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसी प्रकार एंडोर्समेंट के कुछ और उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति बी कुछ पेएबल टू बेरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर निम्न एंडोर्समेंट्स करता है जिनका प्रभाव अलग अलग है। पहला है पे सी, यानी सी को भुगतान किया जाए। दूसरे में है पे सी वैल्यू इन अकाउंट विद द पंजाब नेशनल बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जो राशि जमा है वो सी को अदा की जाए।
और तीसरे केस में पे द कंटेंट्स टू सी बीइंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन ए सर्टेन डीड ऑफ असाइनमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सी टू द एंडोर्सर एंड अदर्स, यानी सी को अदा किया जाए क्योंकि उसने एंडोर्सर व अन्य व्यक्तियों के साथ एक समझौते के तहत कुछ काम किया था और ये राशि उसके प्रतिफल के रूप में है। इसमें भी सी को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार दिया है, बेशक किसी समझौते का भी जिक्र है। इन सभी एंडोर्समेंट्स में एंडोर्सी सी को आगे नेगोशिएशन के अधिकार से वंचित नहीं रखा गया है, उसे नेगोशिएशंस के पूरे अधिकार हैं। सेक्शन 51 में इस बात का उल्लेख है कि कौन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कर सकता है। किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेकर, ड्रॉअर, पेई या एंडोर्सी अकेले या संयुक्त रूप से या एक से अधिक मेकर, ड्रॉअर, पेई और एंडोर्सी होने पर एक साथ हर उस बिल को एंडोर्स या नेगोशिएट कर सकते हैं जिसकी नेगोशिएबिलिटी सेक्शन 50 यानी सेक्शन 50 के अनुसार प्रतिबंधित ना की गई हो। सेक्शन 57 में उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति की एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एंडोर्समेंट करने के बाद परंतु डिलीवरी करने से पहले मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी प्रतिनिधि उस इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ डिलीवर करके उस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का स्वीकारकर्ता या एंडोर्सर अपनी स्वीकृति देने या इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करने के बाद इस कारण से अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि इस इंस्ट्रूमेंट पर तो हमारे स्वीकार या एंडोर्स करने से पहले